हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद बीएससी में आप सभी का 28 और 29 मार्च 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खेद है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके चलते मैं क्लास नहीं ले पाया। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। जितने भी लोग इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर की क्लास करी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। जुड़े हुए सभी लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे हार्ट्स दे दें। चलिए शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने श्रीकांत वेंकटचारी को नया सीएफओ नामित किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने श्रीकांत वेंकटचारी को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है। वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी आलोक अग्रवाल को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार की नई भूमिका दी गई है। बात करें श्रीकांत वेंकटचारी की, तो उन्हें 2005 में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने श्रीकांत वेंकटचारी को नया सीएफओ नियुक्त किया है। ये आज की पहली न्यूज़ थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो धीरू भाई अंबानी द्वारा स्थापित एक कंपनी है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आकाश अंबानी, यानी मुकेश अंबानी के पुत्र। इससे पहले मुकेश अंबानी ही थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P से। S&P ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6% पर अपरिवर्तित रखा है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 6% रहने का अनुमान है, जो अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 6.9% हो जाएगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रैमासिक अपडेट में एजेंसी ने बताया कि 2023-24 के वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को 5% बताया गया है। S&P ने यह भी कहा है कि 2024-25 और 25-26 में उपमहाद्वीपीय की जीडीपी बढ़कर 6.9% और बाद में 2026-27 में 7.1% हो जाएगी। फिर से एक बार न्यूज़ देख लीजिए। S&P ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 6% पर अपरिवर्तित रखा है। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार उनकी ट्रायोलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायोलॉजी के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। सॉरी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर बात करें अगर बंगबंधु मुजीबुर रहमान, तो बांग्लादेश के निवासी हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम आपको याद होगा 1972 का समय, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। तो ये सारी न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को दुनिया भर में कला रूप थिएटर के महत्व को बढ़ाने और उन सरकारों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अभी तक लोगों के लिए इसके मूल्य को पहचाना ही नहीं है। इसकी शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा करी गई थी। 2023 की इंपॉर्टेंट थीम है थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। एक बार फिर से एक एक पॉइंट कवर करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा विश्व रंगमंच दिवस, जो कि 27 मार्च को मनाते हैं और इसकी शुरुआत 1961 में करी गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट है 2023 की थीम, जो कि रही है
थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे रहे, क्या आपको पता है? वर्ल्ड वाटर डे किस एक डेट को मनाया गया था? आपको पता होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। ये मनाया गया था 22 मार्च को। कमेंट कॉलम में जाकर के वर्ल्ड वाटर डे की थीम बताइए, जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ेंगे फिलहाल आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मनु भाकर ने ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने भोपाल मध्य प्रदेश में ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। चीन भोपाल विश्व कप में 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सर्वजोत सिंह द्वारा जीते गए 1 स्वर्ण के साथ 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो न्यूज़ क्लियर हो गई होगी कि मनु भाकर ने ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक को जीता है। न्यूज़ क्लियर है, चलिए मैं मान सकता हूँ, ठीक है। चलिए कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि शूटर थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में पहली बार स्वर्ण पदक लाए थे। किस एक ओलंपिक में लाए थे, कौन से नंबर का था और कहां पर आयोजित किया गया था? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में जाकर दीजिए। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इसरो से, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा नाम इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को करी गई थी। मैंने आपको स्टैटिक जीके का भी पॉइंट बता दिया। तो इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट वनवेव इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 5,805 किलोग्राम वजन वाले 36 पहली पीढ़ी के उपग्रहों को लगभग 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया है। तो याद रखिएगा, इसरो ने किया 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण। बात यहाँ पर इसरो से आई है, तो कमेंट कॉलम में बताइए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। और बात करें अगर इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथन अभी कुछ दिन पहले ही बने थे। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़ ये है कि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है स्विस ओपन युगल खिताब। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रेन जियानग्यू और टैन कियांग को हराकर पुरुष युगल का खिताब जीता है। दोनों ने 2022 में इंडिया ओपन और फ्रेंच ओपन, 2019 में थाईलैंड ओपन और 2018 में हैदराबाद ओपन का खिताब अपने नाम किया था। अगर बात करें सात्विक साईराज की और चिराग शेट्टी की, तो इन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पुरस्कार भी जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, कुछ नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है किस खेल से जुड़े हुए। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले मनु भाकर का नाम बताया था जो कि शूटिंग से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर आपने जीता है जाना है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम, जिन्होंने स्विस ओपन युगल खिताब को जीता है। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। सुब्रतो कप और डूरंड कप, इन दोनों कपों का संबंध किस एक खेल से, आंसर करिए। और ये भी बताइए डूरंड कप 2023 का विनर कौन सा राज्य रहा है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, धनुष और ज्योत्सना ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो आज स्पोर्ट्स से बहुत ही सारी न्यूज़ है। भारतीय भारोत्तोलक हैं धनुष लोगनाथन और ज्योत्सना सबर ने अल्बानिया के डुरेश में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में कांस्य पदक जीते हैं। ज्योत्सना सबर महिलाओं की 40 किलो स्पर्धा में भाग ले रही थी और उन्होंने 115 किलो का संयुक्त भार उठाया। जबकि बात करें धनुष की, तो इन्होंने पुरुषों की 49 किलो स्पर्धा में भाग लिया और 200 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो याद रखिएगा, धनुष और ज्योत्सना इन्होंने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। अल्बानिया में आयोजित हुई है, ये भी याद रखिएगा। कमेंट कॉलम में आंसर करिए, अल्बानिया की कैपिटल का नाम क्या है
और अल्बानिया किस एक महाद्वीप में पड़ने वाला देश है? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करेंगे। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ, उससे पहले कुछ स्टैटिक के पॉइंट को क्लियर करेंगे। स्टैटिक के पॉइंट में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में। आखिर क्या न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ से, तो ये आपने पढ़ी ली है। और अब जानेंगे स्टैटिक के पॉइंट को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसमें 193 संबद्ध राष्ट्रीय महासंघ है और जून 2022 से इसके अध्यक्ष इराक के मोहम्मद हसन जलूद हैं। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के प्रत्युत्तर IWF ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को प्रतिबंधित भी कर रखा है, ये भी आपको पता है। मुख्यालय इसका पड़ता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आज के अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2 दिन पुरानी हो चुकी है न्यूज़। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है IPL जो कि पुरुषों का क्रिकेट मैच होता है, वैसे ही उसी की तर्ज पर WPL शुरू हुआ है, यानी महिलाओं का क्रिकेट का एक ये लीग है। ठीक है, महिलाओं की क्रिकेट लीग है। तो मुंबई इंडियंस ने पहली बार महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। तो मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया है और पहली चैंपियन बन गई है। अब यहाँ पर कुछ आपको पुरस्कार याद रखने हैं। पहला नाम है नेट साइबर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जो कि मुंबई इंडियंस से थी। कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार मुंबई इंडियंस की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को दिया गया। हेले मैथ्यूज को पर्पल कैप और मेंग लैनिंग को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। पर्पल कैप वो होती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है और ऑरेंज कैप वो होती है जो सबसे ज़्यादा रनों को बनाता है। जबकि हेले मैथ्यूज को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी घोषित किया गया। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ये पूरी न्यूज़ क्लियर रखनी है कि मुंबई इंडियंस ने पहली बार महिला प्रीमियर लीग 2023 के खिताब को अपने नाम किया है। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए, दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन का नाम क्या था? और मुंबई इंडियंस की कैप्टन तो आपने जान ही ली है, हरमनप्रीत कौर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से स्पोर्ट्स से है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बैक टू बैक आज स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी न्यूज़। आइए ध्यान से देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते 4 स्वर्ण पदक। पहला नाम है निखत जरीन और दूसरा नाम है लवलीना बोरगोहिन, जिन्होंने नई दिल्ली में 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता रह चुकी हैं लवलीना बोरगोहिन। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया, जबकि निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जीत दर्ज करी है। इसके अलावा बात करें, नीतू गनगस और स्वीटी बूरा ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने अभी तक 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्तियों के नाम बताए हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जैसे कि निकहत जरीन का संबंध किसे खेल से, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए अगर किसी को भी, मेरे भाई बहन को ये लगता हो जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। खिलाड़ियों के नाम जानने पड़ेंगे, ये भी जानना पड़ेगा कि किस खेल से जुड़े हुए, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जम्मू कश्मीर की आलिया मीर ने जीता है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023। तो प्रमुख समाजशास्त्री और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हीं जंगली जानवरों के बचाव और रिहाई, घायल जानवरों की देखभाल और कश्मीर में भालू के बचाव सहित वन्यजीव संरक्षण में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नाम याद रखिएगा, आलिया मीर इनका नाम है। इन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे 2019 के अंदर, जिसके बाद दोनों के दोनों अलग अलग नियमों को फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा इस टाइम गवर्नर है और लद्दाख में BD मिश्रा इस टाइम गवर्नर है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जानने से पहले जम्मू कश्मीर के बारे में
कुछ और फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्र है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष दर्जा दिया गया था, जो कि वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जिले 20 आते हैं और राज्यसभा की सीटें 4 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जाकर जरूर आंसर करें। अगर आप वीडियो में कुछ ऐड कराना चाहते हैं तो ज़रूर बता दें। आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।